Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about United Nations, which has turned 80 years old today. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री देखते हैं एकदम डिटेल में कि इसको क्यों बनाया गया, किस मकसद से बनाया गया। तो देखिए वर्ल्ड वॉर वन वाज फॉट बिटवीन 1914 टू 18। दिस वाज वेरी कैटेस्ट्रॉफिक वॉर। इसमें मास लेवल पे कैजुअलिटीज हुई। मेनली दिस वाज फॉट ऑन द यूरोपियन सॉइल, बट दुनिया के बाकी देश भी इसमें डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्ल्ड वॉर। और इसमें हाई कैजुअलिटीज हुई। तो जब ये वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो दुनिया भर के लीडर्स स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन हैड एन आइडिया कि क्यों ना एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका काम हो कि इस तरीके के वॉर को फ्यूचर में प्रिवेंट करे, जिसका काम हो कि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करे। तो गाइडेड बाय दिस आइडिया 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में ओरिजिनली 42 कंट्रीज मेंबर थे। धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप बढ़ी, बट लीग ऑफ नेशंस के फंक्शंस, जुरिडिक्शंस, पावर्स वेल डिफाइंड थे नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई लीग ऑफ नेशंस प्रूव्ड टू बी अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो भी मेंबर कंट्रीज आए, दे केम अप विद देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। जब तक उनका पर्पस पूरा हो रहा था, दे वर पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। Most of them pulled out of League of Nations later on. Those who continued to be part of League of Nations, they did not give much importance to this platform. तो ये बस नाम का एक प्लेटफॉर्म बना, लीग ऑफ नेशंस। आइडिया था वुडरो विल्सन का, यूएस प्रेसिडेंट, कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उस आइडिया के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बना भी, बट वो ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव तरीके से बना, एंड दैट इज द रीजन वाई इट फेल्ड। और आपको सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन से भी ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर टू, अगेन ऑन द यूरोपियन सॉइल ओनली। ऑन द यूरोपियन सॉइल मेनली कहना सही होगा, क्योंकि बाकी देश भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे जापान एंड ऑल। जापान, यूएस ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, बट मेनली ऑन द यूरोपियन सॉइल। एंड वर्ल्ड वॉर टू वाज फॉट फ्रॉम 1939 टू 45, और ये वर्ल्ड वॉर वन की तुलना में और ज़्यादा डेडली था। इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग या सोल्जर्स मारे गए। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम मोर सीरियस अबाउट प्रिवेंटिंग सच कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि इस तरीके की लड़ाइयाँ हर 20-30 साल पे अगर लड़ी गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा दुनिया के लीडर्स को समझ आने लगा। इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इटसेल्फ, जब वर्ल्ड वॉर टू लड़ा ही जा रहा था, उस दौरान ही अमेरिका और ब्रिटेन ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया था कि कैसे इस वॉर को, इस तरीके के वॉर को फ्यूचर में प्रिवेंट किया जाए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हुआ, उसके 20 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर टू हो गया। तो नाउ वर्ल्ड कंट्री स्टार्टेड टेकिंग दिस कन्फ्लिक्ट्स, दिस मास लेवल कन्फ्लिक्ट्स इन मोर सीरियस मैनर। इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इटसेल्फ, जैसा कि मैंने आपको कहा, यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड यूके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल स्टार्टेड नेगोशिएटिंग कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगा उसके बाद हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसका मकसद होना चाहिए इस तरीके के मास लेवल कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना, जिसका मकसद होना चाहिए वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इटसेल्फ ऑन 14th August 1941, as I said, American President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill signed a charter. इसका नाम था अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर was a basic proposal which ultimately became a platform for creation of United Nations later on.
यूनाइटेड नेशंस अभी बनेगा, बाद में बनेगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, बट उसके बनने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उसका काम किया अटलांटिक चार्टर ने, जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही फाइनलाइज हो गया था। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, इसमें जो विक्टोरियस कंट्रीज थे, मेनली यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, तो विक्टोरियस पावर्स मेनली केम टुगेदर, दे कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945, बिकॉज इट वाज कॉल्ड इन सैन फ्रांसिस्को। और वहां पे इन देशों ने मिलकर के फिर अनाउंस किया कि देयर विल बी क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो कॉन्फ्रेंस चला फ्रॉम 25 अप्रैल टू 26 जून 1945 में, उस दौरान ही यूएन चार्टर वाज फाइनलाइज्ड एंड इट वाज साइंड बाय 50 कंट्रीज। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 46 कंट्रीज पहले आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाया, बट बाद में कुछ देशों ने और ज्वाइन किया एंड ओवरऑल यूएन चार्टर जब फाइनलाइज हुआ 1945 के 26 जून को, तो उसको 50 देशों ने साइन किया। बाद में पोलैंड ने भी इसको साइन किया। टोटल 51 कंट्रीज आप कह सकते हैं वेयर द फाउंडिंग मेंबर्स। 26 जून को 50 देशों ने साइन किया, उसके कुछ दिनों बाद पोलैंड ने भी साइन किया। तो ये जो 51 देश हैं, दे आर कॉल्ड फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएन चार्टर को साइन किया, जिसकी मदद से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूनाइटेड नेशंस, जिसका काम था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। ये जो 51 कंट्रीज हैं विच आर कॉल्ड एज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसमें से भारत भी एक मेंबर था। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे वीटी कृष्णमाचारी साहब, एंड ही पार्टिसिपेटेड सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इंडियन साइड। उस टाइम तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, बट मोर और लेस इट वाज क्लियर, वो अब प्रोसेस शुरू हो ही चुका था भारत के इंडिपेंडेंस का। तो ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि बस ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने भारत के बिहाफ पे ये यूएन चार्टर साइन किया एंड इंडिया देन बिकेम फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएन चार्टर फाइनलाइज हुआ। यूएन चार्टर में सारी बातें लिखी गई थी कि कैसे यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाएगा, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इसका काम क्या होगा। और फिर फाइनली ऑन 24 अक्टूबर 1945, यानी कि आज से 80 साल पहले, यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड। और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज यूनाइटेड नेशंस डे। उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है, शशि थरूर साहब ने लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस हैज टर्न्ड 80 years old today. The organization has turned 80 years old. Shashi Tharoor himself has been an international diplomat. He has worked for United Nations also. तो उस पर्सपेक्टिव से फिर उन्होंने आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कल भी एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसके आइडियाज़ भी आज हम लोग इस आर्टिकल में, एक करंट डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। तो बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को कैसे अब आने वाले टाइम में थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है, रिफॉर्म होने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू रिमेन रेलेवेंट। तो देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, एंड देन वील सी कि एग्जैक्टली शशि थरूर साहब क्या प्रपोज करते हैं। तो अगर मोटी मोटी बात की जाए अभी तक की, तो पहले लीग ऑफ नेशंस बना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ विच वाज इवन मोर कैटेस्ट्रॉफिक। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही अटलांटिक चार्टर। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर लाया गया जिसको 51 कंट्रीज ने साइन किया। दीज आर नोन एज फाउंडिंग मेंबर्स, उसमें से भारत भी एक देश है। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर को बना दिया गया इन 1945, एंड दैट इज वाई 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो इसके करंट टाइम्स में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा है। पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी हैव ऑल्सो ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस, बट उनको फुल फ्लेजेड मेंबरशिप नहीं मिली है। दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशंस पे वोट नहीं कर सकते। पैलेस्तीन को तो इसलिए फुल फ्लेजेड मेंबरशिप नहीं मिली है क्योंकि
इसराइल अपोज करता रहा है और इसराइल के इस अपोजिशन को सपोर्ट करता रहा है अमेरिका। दैट इज द रीजन वाई पैलेस्टीन हैज नॉट गॉट फुल फ्लेजेड मेंबरशिप। यूनाइटेड नेशंस किस मकसद से बनाया गया देखा जाए तो मेनली टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस अमंगस्ट मेंबर कंट्रीज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इशूज। इन सब आइडिया से गाइडेड होकर के यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। देयर आर टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कलेक्टिवली नोन एज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ के अंदर 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें जो 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, सबके सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ऑल ऑफ देम हैव गॉट वोटिंग राइट्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1 मेंबर 1 वोट का प्रिंसिपल फॉलो होता है, यानी कि सारे देशों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोटी मोटी बातें ली जाती हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा क्या होगा आने वाले साल में, अलग अलग प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशंस रन कर रहा है उसके लिए जो बजटरी एलोकेशन होता है उस पर वोटिंग की जाती है। तो ये सब फैसले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लेता है। बट यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया है विद द एम ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस के इस ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने में सबसे प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है ये प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कैसा है कि किसी भी टाइम में 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। और यही ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यही जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, इट हैज पावर टू टेक मिलिट्री एक्शन इन केस सम कंट्री अटैक्स सम अदर कंट्री। जैसे करंट टाइम में रसिया हैज इन्वेडेड यूक्रेन, so it is UNSC which can take proactive step to prevent such conflict. Israel is bombarding Gaza region of Palestine, so it is UNSC which can prevent this conflict. But UNSC ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों पिछले 2-3 सालों से कन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है? गाजा रीजन में थोड़ा सॉल्यूशन आया भी तो वो यूनाइटेड नेशन से नहीं आया, वो डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएटिव से आया। तो यूएन क्यों फेल हो रहा है? यूएनएससी क्यों नहीं कोई लॉन्ग लास्टिंग पीस ला पा रहा है रिगार्डिंग मेनी कन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन इन करंट टाइम्स? वो भी हम आगे देखेंगे। बट पॉइंट अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस को जिस मकसद से बनाया गया था वो था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे महत्वपूर्ण मकसद, और उस मकसद को पूरा करने के लिए काम करता है यूएनएससी। एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स इट इज सेड कि यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन। ये स्टेटमेंट कभी भी आपको लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइए कि इट इज जस्ट टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि कितना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम है ये वाला, तीसरा जो लक्ष्य था ना यूनाइटेड नेशंस का, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। तो उसको प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाया गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेन काम ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, अब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन होते हैं? तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बट दे वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस एज ए रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस। उनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशंस के 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे ILO, FAO, यूनेस्को, WHO, ये सब नाम आपने सुना होगा। ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। दे वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस बट दे आर नॉट फॉर्मली ऑफिशियली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दे वर्क फॉर यूनाइटेड नेशन एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। और यूनाइटेड नेशंस और इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है ये प्रिंसिपल ऑर्गन इकोसॉक। फिर एक सेक्रेटेरिएट है यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिक ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क, सारी एक्टिविटीज को देखता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इट इज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका काम है कि दो देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सम इंटरनेशनल लॉ तो उसको रिजॉल्व करे। एंड देन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल
के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया तो इसका एक लक्ष्य और था, दैट वाज टू एंश्योर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो लोग हैं, रह रहे हैं, उन लोगों को अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम नहीं बना सकता। जैसे भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वायलेट हो रहा था। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को इंश्योर करना यानी कि कोलोनाइजेशन, कोलोनियलिज्म को खत्म करना, दुनिया के सारे जगहों पे अलग अलग लोग जो रह रहे हैं उनको आजाद करवाना मकसद था यूनाइटेड नेशंस का। तो इस गोल को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक अलग से बॉडी बनाई, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को काम दिया गया कि दुनिया के अलग अलग देशों में धीरे धीरे वहां पे उन देशों को आजाद कराया जाए और वहां के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। अब जिन देशों में भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी डेवलप था, जैसे भारत की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ने ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी डेवलप कर दिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह बनाई थी, वोटिंग वगैरह का प्रोसेस भारत के लोग जानते थे। तो जहां पे भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप था वहां पे तो सीधा सीधा आजादी दे दी गई एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों को अवेलेबल करा दिया गया। जैसे भारत आजाद हो गया 1947 में, उसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का भी रोल है। और भारत के साथ साथ तमाम अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज जैसे श्रीलंका वगैरह वो भी आजाद हुए उसी टाइम में। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, जहां पे जो उनके कॉलोनियल पावर्स थे ब्रिटेन या फ्रांस वही रूल कर रहे थे और लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे वो सरकार बना सकते हैं, कैसे सरकार चला सकते हैं, वोटिंग कैसे होती है। तो जहां पे भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था वहां पे ट्रस्टीशिप काउंसिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यानी कि ये जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, इसको जिम्मेदारी दी गई कि धीरे धीरे आप वहां पे लोगों को आप अवेयर करें अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनको आप ट्रेन करें और धीरे धीरे उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अवेलेबल कराएं। तो कोलोनाइजेशन तो खत्म करना ही है, कॉलोनियल पावर्स को तो हटाया गया, बट सीधा सीधा लोगों के हाथ में पावर देने के बजाय एक तरीके से ट्रस्टीशिप काउंसिल को पावर दिया गया कि आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करें और धीरे धीरे वहां पे लोगों को आप अवेयर करें, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करें। जैसे कैसे होता है जब कोई छोटा बच्चा होता है और वो किसी बड़ी संपत्ति का वारिस हो गया, जिसको नहीं पता कि कैसे उस बड़ी संपत्ति स्टेट को मैनेज करना है, तो फिर किसी ट्रस्टी को काम दे दिया जाता है कि जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं होता है तब तक आप इसको गार्जियन की तरह इसको आप गाइड करेंगे। वैसे ही कोई भी ऐसा देश जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया फॉर द टाइम बिंग। और जैसे जैसे उस देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता वहां पे फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वहां के लोगों को दे देता। तो 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल आफ्टर इंश्योरिंग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ पलाऊ, ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज सीज्ड टू ऑपरेट। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नाउ नो लॉन्गर फंक्शनल इन यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है। तो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, बट राइट नाउ इट इज नॉट फंक्शनल। बाकी 5 प्रिंसिपल ऑर्गन जो हैं वो फंक्शनल हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देशों को ही किसी भी वक्त रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही पावर है मिलिट्री एक्शन लेने का इन केस ऑफ सम एग्रेशन बाय ए मेंबर स्टेट अगेंस्ट सम अदर कंट्री। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 देश हैं उसमें से 5 देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, मतलब वो हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा रहेंगे। वो है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस। इन 5 देशों को परमानेंट मेंबरशिप इसलिए दी गई है क्योंकि माना गया जब यूनाइटेड नेशंस बनाया जा रहा था तो कि दीज आर रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज, तो ये हमेशा ही फैसले लेंगे इन फेवर ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, सोच समझ करके फैसले लेंगे, इसलिए इनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई। उसके अलावा 10 देश और होते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा होते हैं, बट इनको कहा जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि इनको 2 साल के टर्म के लिए चुन करके भेजा जाता है।
इनको 2 साल के टर्म के लिए चुन करके भेजने का काम यही जनरल असेंबली का होता है। जनरल असेंबली वोट करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुन करके भेजती है। कोई भी फैसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। वोटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन तभी पास होगा जब 9 देश आउट ऑफ दिस 15 सपोर्ट करें उस रिजोल्यूशन को। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, दे हैव गॉट वीटो पावर। वीटो पावर मतलब अगर इन्होंने किसी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर दिया तो दैट रिजोल्यूशन विल बी डिफीटेड देयर इटसेल्फ। और अब आपको समझ आ जाएगा कि यही कारण है कि पिछले 3 सालों से रसिया यूक्रेन वॉर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोक नहीं पा रहा है। रीजन बीइंग रसिया हैज गॉट परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी। परमानेंट मेंबरशिप का मतलब वीटो पावर भी है। तो कोई भी रिजोल्यूशन अगर यूएनएससी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जिसके मदद से रसिया यूक्रेन वॉर को रोकने की कोशिश की जाए, रसिया के एक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की जाए, तो नेचुरली रसिया उसको वीटो कर देता है। सिमिलरली गाजा वॉर क्यों नहीं रोक पा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पिछले 3 सालों से? अगेन गाजा वॉर तो 2 साल से चल रहा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 2023 में शुरू हुआ था। तो पिछले 2 साल से क्यों नहीं रोक पा रहा है? अगेन कारण है कि इजराइल के एक्शंस को रोकने के लिए अगर यूएनएससी कोई रिजोल्यूशन रखता भी है तो वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको ब्लॉक कर देता है, वीटो कर देता है यूएस। तो इससे आपको एक बात समझ आ रही है कि जो परमानेंट मेंबरशिप दी गई है लिमिटेड कंट्रीज को, ये कहीं ना कहीं यूएनएससी को एक प्राइवेट क्लब में कन्वर्ट कर देता है, जहां पे यूएनएससी इज बीइंग यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू फर्दर वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट। बनाया गया था यूएनएससी विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 5 देशों को मेंबरशिप दी गई थी ताकि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। बट दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग देयर ओन सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूएनएससी। दैट इज अ प्रॉब्लम। हर साल आप देखिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, तो उसमें से हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। 2 साल का टर्म है तो रोटेशन चलता रहता है। जैसे 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए तो वो 2 साल के लिए रहेंगे, फिर अगले साल 5 और चुने जाएंगे। तो कैसे राज्यसभा के अंदर 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे चेंज होते रहते हैं, रोटेशन पॉलिसी, वैसे ही यहाँ पे हर साल 5 नए मेंबर्स आते रहते हैं हर साल। तो 5 परमानेंट हो गए, हर साल 5 नए आते हैं 2 साल के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर और 5 नए आ जाते हैं। तो इस तरीके से रोटेशन पॉलिसी में ये 10 मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं। जैसे साल 2025 जिस साल में हम अभी हैं, उसकी शुरुआत 1 जनवरी से 5 देशों को चुन करके भेजा गया, उसमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री मेंबर है। तो करंट टाइम्स में पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान की मेंबरशिप रहेगी 2025 और 26 में, यानी कि 2026 के 31 दिसंबर को पाकिस्तान की मेंबरशिप खत्म होगी। अब यही बात मैं डिस्कस कर रहा था पिछले पेज पे कि यूएनएससी का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, वहां पे वीटो पावर मिला गया है P5 कंट्रीज को, दैट इज अलाउिंग दिस P5 कंट्रीज टू एक्ट इन वेस्टेड एंड सेल्फिश मैनर। मैंने रसिया यूक्रेन वॉर की बात की, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की बात की। येमेन एक कंट्री है इन वेस्ट एशिया, जहां पे पिछले 5-6 सालों से कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ येमेन एंड हुतीज रेबेल। इनके बारे में किसी दिन और मैं डिटेल में बताऊंगा। ये येमेन सिविल वॉर भी बहुत कैटेस्ट्रॉफिक हो चुका है, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने घरों से। ये पिछले 5-6 सालों से ये कन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, लेकिन इसको यूएनएससी रोक नहीं पा रहा। अगेन रीजन है यूएनएससी के अंदर पॉलिटिक्स। हुतीज के अगेंस्ट अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाए तो रसिया ब्लॉक कर देता है, और वहां की सरकार के एट्रोसियस एक्टिविटीज को रोकने के लिए अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाए तो यूएस ब्लॉक कर देता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर हैज बीन फ्रीक्वेंट डिमांड टू रीस्ट्रक्चर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कोटेशन याद रखिएगा कि द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टुडेज चैलेंज विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर। तो मोदी जी का कहना है कि यूएनएससी एक आउटडेटेड स्ट्रक्चर हो चुका है। इन 5 देशों को रिस्पॉन्सिबल माना गया जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था या कोल्ड वॉर का टाइम था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। नाउ देयर आर मोर रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज। तो इनडायरेक्टली सेइंग कि इंडिया जैसे देश हैं उनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वर्ल्ड नीड टू रीस्ट्रक्चर, वी नीड टू अंडरस्टैंड that UNSC has become an outdated structure.
एंड अगर यूएनएससी का रिफॉर्म नहीं किया गया तो यूएनएससी विल बिकम एन आउटडेटेड स्ट्रक्चर, रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ही इज सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिया परमानेंट मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशंस। अब शशि थरूर जी का ये आर्टिकल देखते हैं। शशि थरूर जी कहते हैं कि ये बात सही है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज बहुत हैं। किसी भी मुद्दे पे 6-6 महीने, 1-1 साल डिस्कशन होता है। किसी भी ग्रेव मुद्दे पे, रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, अब गाजा के अंदर, चलिए गाजा में आप वॉर को नहीं रोकवा सकते, गाजा में कम से कम आप वहाँ के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ तो पहुंचवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी 6-6 महीने तक डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वोटिंग होती है। सो देयर आर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड स्ट्रक्चरल फ्लॉज तो हैं ही। स्ट्रक्चरल फ्लॉज मेनली किसमें? यूएनएससी में, जो 5 परमानेंट मेंबरशिप दी गई है, ये फ्लॉ है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही यूनाइटेड नेशंस के। बट शशि थरूर जी कहते हैं कि डिस्पाइट दिस यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अभी भी यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज हैं जैसे यूनिसेफ, WHO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। यूनिसेफ जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रमोट करता है दुनिया भर में। चिल्ड्रन से रिलेटेड और भी अवेयरनेस प्रोग्राम, उनके एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम लाता है। WHO वो हेल्थ रिलेटेड, आपने देखा पैंडेमिक के टाइम में WHO प्लेड ए वेरी प्रोएक्टिव रोल। FAO जो है वो माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता है। SDG इनिशिएटिव्स लिए गए एट वन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। SDG एम्स टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। तो दैट इज वाई शशि थरूर जी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन स्टिल रिमेन्स वेरी वेरी रिलेवेंट। हाँ, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था उस टाइम में दुनिया जो है एक बाइपोलर वर्ल्ड था। वर्ल्ड वाज इनटू द फेज ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें दुनिया मेनली 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, अब दुनिया काफ़ी बदल चुकी है एंड उसके अलावा कई सारे नए चैलेंजेस भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज आ गया, साइबर वॉरफेयर की समस्या देखने को मिल रही है, पैंडेमिक्स, इनइक्वालिटी अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज। तो दैट इज द रीजन व्हाई यूएन नीड्स टू अडैप्ट, यूएन नीड्स टू चेंज। बट दैट डज नॉट मीन कि यूएन because of certain flaws should be completely removed. UN needs to be reformed, not removed. ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं शशि थरूर जी। वो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरहोल्ड का ये कोट भी देते हैं अपने इस आर्टिकल में कि UN was not created to take mankind to heaven but to save humanity from hell। और उसमें कुछ हद तक तो UN सक्सेसफुल रहा है। जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से कोई वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा है। बट हाँ, यूएन को और रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, धरती को स्वर्ग तो नहीं बना पाया, लेकिन कम से कम वर्ल्ड वॉर जैसे नर्क के भी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने में यूएन हैज बीन सक्सेसफुल सो फार। यूएनएससी से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट स्ट्रक्चरल फ्लॉज एंड इनएफिशिएंसीज यूएन रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्रिटिकली एग्जामिन। जो आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पे ये आंसर आराम से फ्रेम हो सकता है। कहीं कहीं पे कुछ नए फैक्ट्स मैंने दे दिए हैं कि यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजा गया एंड ऑल, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स और मैंने हिंट्स में दिया है। बट जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे भी आराम से ये आंसर लिखा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दैट एंड देन यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल फॉर वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट SOAR प्रोग्राम, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम। Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to education। छोटा सा न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है SOAR प्रोग्राम। SOAR प्रोग्राम का पूरा नाम है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम। SOAR प्रोग्राम के अंदर किया क्या जाएगा? स्कूल में जो 6 से लेकर के 12 क्लास के बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक उनको स्किल दिया जाएगा। उसके लिए स्कूल के बच्चों के लिए 15 आवर्स के 3 मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं जो उन बच्चों को सीखना है, जिससे उनको बेसिक नॉलेज आ जाएगा इन द फील्ड ऑफ AI। क्योंकि द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, द रोल ऑफ AI इज बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट। तो इस कारण से स्कूल लेवल पे बच्चों को AI समझना बहुत जरूरी है।
सिर्फ स्कूल के बच्चों का नहीं, टीचर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। बच्चों का 15-15 घंटे का 3 मॉड्यूल है और टीचर्स का एक ही मॉड्यूल है ऑफ 45 आवर्स, जिससे टीचर्स की ट्रेनिंग होगी इन द फील्ड ऑफ एआई। जिससे स्कूल लेवल पे भी सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी एआई के बारे में सीख पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे जो डिजिटल डिवाइड है हमारे देश के अंदर, वो कम होगा। दैट इज ऑल अबाउट सोर प्रोग्राम। तो कभी भी आपसे एआई रिलेटेड इनिशिएटिव्स पूछे कि क्या लिया है भारत सरकार ने, तो एआई मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, वो सब तो आप बताएंगे ही, सोर प्रोग्राम के बारे में भी आप बोल सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी तो आपको ये काफी सरल लगेगा कि बहुत सरल सवाल है ये, लेकिन एग्जाम में ये कठिन लग सकता है क्योंकि उस टाइम में सारे फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में काफी राइज कर रहा है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि आरबीआई ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, आरबीआई पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट ऑन डिजिटल पेमेंट। इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 2024 में 99.7% ऑफ टोटल पेमेंट्स वेयर डन इन डिजिटल फॉर्मेट्स। टोटल पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि जितने भी पेमेंट्स उसमें से 99.7% पेमेंट्स वेयर डन इन डिजिटल फॉर्मेट। तो 99.7% इन वॉल्यूम वाइज, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में, 97.5% पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वी आर डन इन डिजिटल पेमेंट्स। यानी कि वैल्यू वाइज बात की जाए तो 97.5, यानी कि अमाउंट ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो 97.5%, और नंबर्स ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो 99.7%। इतना एग्जैक्ट नंबर रखना नहीं है। आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर 1000 पेमेंट हुआ तो उसमें से 997 पेमेंट जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट होते हैं, 30 जो हैं बाकी अदर फॉर्मेट्स में, कैश एंड ऑल। और अगर 1000 रुपए का पेमेंट हुआ तो उसमें से 975 रुपए जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है, बाकी 25 रुपए जो है वो कैश के फॉर्म में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। बट इतना आपको नंबर्स याद नहीं रखना। मुद्दा ये है कि डिजिटल पेमेंट जो है वो मटेरियल काफी फास्ट पेस से राइज कर रहा है। डिजिटल पेमेंट का जो अमाउंट है वो काफी बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट में अगर बात की जाए तो वॉल्यूम वाइज बात की जाए, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स में बात की जाए तो यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 85%। अगर वैल्यू वाइज बात की जाए अमाउंट ऑफ पेमेंट में तो उसमें सबसे आगे है आरटीजीएस मोड ऑफ पेमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूपीआई आप जानते ही हैं, आप भी इस्तेमाल करते ही होंगे, आजकल हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। यू सी 85% तो पेमेंट यूपीआई में ही हो रहा है। यूपीआई होता क्या, एक तरीके का इंटरफेस है। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो एक इंटरफेस है जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर में सपोर्ट करता है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। पहले क्या होता था, हम लोग को जब ऑनलाइन पेमेंट करना होता तो एक बैंक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से लिंक करना होता था, फिर हम पेमेंट कर सकते, उसमें टाइम लगता था। लेकिन यूपीआई की मदद से हम लोग आराम से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं इंस्टेंट। यूपीआई एक इंटरफेस है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है विच कैन बी यूज्ड ऑन फीचर फोन एज वेल एज स्मार्टफोन दोनों, एंड इट कैन बी सपोर्टेड इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड बोथ। आप अपने फीचर फोन से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यूपीआई एक ऐप है या इंटरफेस है जिसको अलग अलग डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। यूपीआई को लॉन्च किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, साल 2016 में इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। और एनपीसीआई अपने आप में क्या है, एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेशन है जिसको आरबीआई ने बनाया है इन एसोसिएशन विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन आवर कंट्री। एनपीसीआई को बनाया आरबीआई ने मेनली डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, और एनपीसीआई ने बनाया है यूपीआई को। और यूपीआई का आज के टाइम में 85% इस्तेमाल होता है फॉर पेमेंट पर्पस। जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसमें से 85% पेमेंट यूपीआई के फॉर्म में होता है। अब और भी थोड़े से डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात की जाए, डिफरेंट मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में, तो उसमें मेनली नाम आता है एनईएफटी का एंड आरटीजीएस का, जिसमें बैंक अकाउंट्स को हम आपस में जब लिंक कर देते हैं। यूपीआई में तो पेमेंट कैन बी डन विदाउट लिंकिंग बैंक अकाउंट्स, बट आरटीजीएस एंड
एनईएफटी, इसमें क्या है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकता है, बट दे हैव टू बी लिंक्ड विथ ईच अदर, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग एक दिन का समय लगता है। एनईएफटी एंड आरटीजीएस, ये दोनों बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के तरीके हैं, बट एनईएफटी और आरटीजीएस में मेन अंतर ये है, नाम से जैसा समझ आ रहा है, आरटीजीएस का मतलब ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब इसमें जैसे ही आप पैसा भेजोगे, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने की कोशिश करोगे, तुरंत पैसा चला जाएगा, ठीक है। इसमें रियल टाइम में सेटलमेंट होता है, इसमें कोई डिले नहीं होता, जबकि एनईएफटी में लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है। बैच सेटलमेंट होता है एनईएफटी में, यानी कि जितने लोग ने भी भेजा, जितने लोगों ने भी मान लीजिए पैसा भेजने की कोशिश की, वो आधे घंटे तक एनईएफटी में क्या है कि एक बैच बनाया जाता है और उस बैच का एक बार में पेमेंट होता है। जैसे किसी आप ऑटो स्टैंड पे बैठे हो, ऑटो स्टैंड में आप जाएं, तो अगर आप पर्सनल ऑटो ले लें तो ऑटो वाला आपको बिठाएगा और चल पड़ेगा, वो है रियल टाइम मूवमेंट। और अगर आप शेयर्ड ऑटो में बैठेंगे तो क्या होगा, आप बैठेंगे फिर दूसरे लोग आएंगे, जब पूरा ऑटो भर जाएगा तब जाकर के ऑटो चलेगा। तो पूरा ऑटो जब भर जाएगा शेयर्ड वाला, तो उसको कहा जाता है बैच तरीके से मूवमेंट हो रहा, पूरा बैच बन जाएगा तब वो जाएगा। तो एनईएफटी में बेसिकली बैच सेटलमेंट होता है, लोग पेमेंट कर रहे हैं, आधे घंटे का एक बैच बनता है, फिर वो सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस में रियल टाइम सेटलमेंट होता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट 2 लाख रुपए का होना चाहिए। पहले क्या होता था कि आरटीजीएस या एनईएफटी जो है बैंकिंग डेज पे ही कर सकते थे, बट नाउ आरटीजीएस एंड एनईएफटी इज अवेलेबल 24/7 एवरी डे राउंड द ईयर एज पर आरबीआई ऑर्डर्स। और आरटीजीएस और एनईएफटी करने में कोई अब चार्जेस भी नहीं लगते। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपको कुछ पेमेंट करना है, देयर इज नो इनवर्ड चार्जेस। एक और इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है एनएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस पेमेंट सिस्टम। एनएच के बारे में समझ लीजिए, एकदम सिंपल है। मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉयज हैं और सबकी अपनी एक सैलरी है, किसी की 15,000, किसी की 20,000, और हर महीने उनको सैलरी जानी है। तो यानी कि कोई ऐसा पेमेंट आपको करना है जो एक फिक्स्ड अमाउंट है और रेगुलर इंटरवल पे करते रहना है, तो इसके लिए होता है NACH। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अगेन ब्रॉट बाय NPCI, जिसमें हाई वॉल्यूम एंड रिपीटेटिव पीरियोडिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सैलरी क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयज वगैरह में ये NACH। उसके अलावा सरकार आजकल इस्तेमाल कर रही है सब्सिडी देने के लिए फॉर LPG या MG नरेगा पेमेंट पे, तो उसके लिए NACH का इस्तेमाल होता है। आरटीजीएस एंड एनईएफटी के बीच में क्या अंतर है, उसके ऊपर यूपीएससी ने इस साल अभी जो हाल फिलहाल में प्रीलिम्स हुआ उसमें सवाल पूछा था। ये वाला सवाल था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेली मैसेकर ऑफ 1983, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। नेली मैसेकर 1983 में 18 फरवरी को हुआ था इन नेली एंड नियर बाई विलेजेस इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मैसेकर मतलब तो आई होप आप समझते हैं, मास लेवल पे किलिंग। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट जो असम में देखने को मिला ड्यूरिंग द असम मूवमेंट, जो 1979 से 85 तक चला, मेनली अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश इन असम, जिस कारण से असम के डेमोग्राफी में चेंज देखा जा रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर देखा जा रहा था। तो इस कारण से असम के लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू अ मूवमेंट जिसको नाम दिया गया असम मूवमेंट, विच वाज लेड बाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आसू। ये सब तो बात आप जानते ही हैं। ये मूवमेंट स्टार्ट तो हुआ थोड़ा पीसफुल तरीके से, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा वॉयलेंट भी हो गया। कई सारे जगहों पे वॉयलेंट एक्टिविटीज, उसमें से जो सबसे मेजर वॉयलेंट एक्टिविटी हुई वो थी नेली मैसेकर 1983 में, और इट वॉज मेनली टारगेटेड अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। डेथ की अगर बात की जाए तो 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, दैट इज एन ऑफिशियल नंबर। अनऑफिशियली ऐसा एस्टिमेशन है कि 5000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। हुआ क्या कि नेली मैसेकर के बाद एक कमीशन बनाई गई जस्टिस त्रिभुवन प्रसाद तिवारी जी के चेयरमैनशिप में, इसीलिए इसको कहा जाता है तिवारी कमीशन। इसका काम था टू इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड मैसेकर, कौन लोग इसके पीछे कारण हैं। तिवारी कमीशन ने 600 पेजेस का रिपोर्ट भी बनाया और दिया सरकार को ऑन 1984 इन द मंथ ऑफ मे। लेकिन ये जो तिवारी कमीशन की रिपोर्ट है दैट वाज नेवर मेड
ओपन टू पब्लिक, जिसको लेकर के टाइम टू टाइम डिमांड भी आता रहा, सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा कि मेक तिवारी कमीशन रिपोर्ट ओपन टू पब्लिक। आज तक नहीं हुआ, 40 साल हो गए। लेकिन अब असम सरकार ने फैसला किया है, यही है करंट न्यूज, असम कैबिनेट हैज डिसाइडेड कि तिवारी कमीशन रिपोर्ट ऑन नेल्ली मैसाकर विल बी पुट इनटू असेंबली सेशन दैट विल स्टार्ट ऑन 25 नवंबर। तो असेंबली सेशन में रखा जाएगा, वहां पे इसको डिस्कस किया जाएगा, जिससे दिस कमीशन रिपोर्ट विल बी मेड पब्लिक। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्माइल स्कीम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकपाल में ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। ये वाला तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट वाला तो सवाल सिंपल था, FAO है। लूवर म्यूजियम से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑफ कोर्स इट इज इन फ्रांस नॉट इटली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।